हेलो गाइज, सबको नमस्कार। ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम जो कल अपने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी का टॉपिक छोड़ा था, ऐसी थ्योरी, उसको हम आज पूरा पार्ट 2 के अंदर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। पार्ट 2 इसका कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन विषय के अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है एसी थ्योरी। इससे कंपटीशन एग्ज़ाम और आईटीआई के एग्ज़ामों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं और बहुत ही बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने इसकी पिछले जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने अध्ययन कर लिया था इसके अंदर कि एसी होती क्या है, डीसी की क्या होती है, एसी के अंदर कौन कौन से किस किस वेव्स की एसी होती है, किस वेव की डीसी होती है। तो हमने उसमें अध्ययन कर लिया था। और एसी और डीसी है उसमें क्या अंतर है कि जिसके कारण से उस एसी और डीसी में अंतर की हमने बात की थी। तो अब आगे जो टॉपिक है उसमें हमने बताया था आपको कि पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एसी के महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब एसी की जो चर्चा है वो करेंगे हम। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए एसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे अब बात करेंगे इसमें। अब जैसे मैंने आपको एक वेव बनाई, जैसे मैंने इस वेव को तैयार किया। अगर हम इस वेव को तैयार करेंगे तो इस हम वेव के अंदर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे ये इसमें यहाँ केंद्र बिंदु 0, ये प्लस, ये वेव्स माइनस, ये यहाँ टी टाइम। अब हम बात करेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये इसको टाइम को हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टाइम। फिर अगर बात की जाए, हम यहाँ से आए, यहाँ इस बिंदु से लेकर और जो यहाँ तक की वैल्यू है इसको हम बोल सकते हैं पीक एम्पलीट्यूड। फिर अगर हम यहाँ से लेकर इस शिखर मान से लेकर इस शिखर मान तक की बात करें, हम इस शिखर मान से लेकर इस शिखर मान से लेकर इस शिखर मान की बात करें तो इसको बोल सकते हैं पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। अब जैसे यहाँ से लेकर
ये जैसे, और फिर अगर इसकी पूरे चक्कर की बात की जाए, ये फ्रिक्वेंसी है बराबर, फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं आपसे 1/T। अब हम इस पे पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर वेव तैयार हुई। तो सबसे पहले अगर बात करें साइन वेव की, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन वेव की, कि साइन वेव होता क्या है, किस तरीके से इसको साइन वेव नाम दिया गया। तो अगर हम साइन वेव की बात करें, अगर इसको मैं इस तरीके से बताया ही जाए, तो साइन वेव क्या है? प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा है, अल्टरनेटिंग करंट है अथवा वोल्टा है, उसके फेज कोणों के जयामानों, जयामान बोलते हैं साइन। जैसे आपको पता होगा, साइन को जया बोलते हैं, कोस को कोज्या बोलते हैं, टेन को स्पर्श जया बोलते हैं। उसी तरीके से इसको क्या नाम दिया गया है? साइन वेव को जया मानो। तो जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी अथवा वोल्टा के फेज कोणों के जयामानों का समय अक्ष पे, ये टी समय है, इस समय अक्ष पे तैयार किया गया वक्र क्या कहलाता है? साइन वेव वक्र कहलाता है। अब इसको हम साइन वेव वक्र भी कहते हैं। तो अल्टरनेटर द्वारा जो पैदा की गई ऐसी को वक्र है, वो साइन वेव वक्र कहलाता है। और अल्टरनेटर के अलावा जैसे ओसिलेटर के द्वारा भी पैदा की जाती है, यह साइन वेव, स्क्वायर वेव, साटूथ वेव, ये तीनों वेवों में होती है। हमने छोटी सी बात भी की थी उस टाइम में, तो मैंने आपको उस टाइम बताया भी था। जैसे ये एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना के बता, जैसे ये साइन वेव, फिर हमने बात की थी ये स्क्वायर वेव, फिर हमने बात की थी ये साटूथ वेव। तो ये तीनों की बात की थी। तो साइन वेव, स्क्वायर वेव, साटूथ वेव तो हमने ये तीनों की बात की थी। लेकिन जो अल्टरनेटर द्वारा पैदा की जाती है, वो हमेशा कौन सी होती है? साइन वेव वक्र में आती है। अब अगर हम इसकी परिभाषा बताएं भी, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी और वोल्टता के फेज कोणों, जो कोण होते हैं फेज कोणों के जयामानों का समक्ष पे तैयार किया गया वक्र साइन वेव वक्र कहलाता है। वो जो अल्टरनेटर द्वारा पैदा की जाती है, वो पैदा की गई जो एसी का वक्र है, वो साइन वेव वक्र कहलाता है। वो अल्टरनेटर के द्वारा अलावा जैसे ओसिलेटर द्वारा पैदा की गई हो, तो उसके अंदर पैदा की जाती है, तो उसमें साइन, स्क्वायर, साटूथ तीनों वेव आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर इसको दूसरी परिभाषा में लिखें साइन वेव को, इसको हम बोल सकते हैं जया तरंग। अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं, तो इस तरीके से हो सकती है इसको प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टा, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा के फेज कोणों के जयामानों का समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र। साइन वेव वक्र कहलाते हैं। अब आपको ये पता होगा ये क्या है? साइन वेव वक्र ही है। अब देखो, ये देखो, मैं वापस से इसको यहाँ बताता हूँ। जैसे यहाँ इसने इस तरीके से इसको मैंने बना दिया, तो ये पूरे कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। कैसे? जब हम कोई चीज़ पे इस तरीके से 90 का बना, यहाँ बना, इस तरीके से चला तो यहाँ बना, इसके बाद किस तरीके से तैयार हुआ? 90, फिर
पूरा का पूरा ये कोण कितने का बन जाता है एक इस संधे का? 180, 270, 360। इस तरीके से ये कोण है तैयार है, हो गया। बीच में मिडिल में कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का कोण है बन गया। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट साइन वेव के अलावा फ्रिक्वेंसी की, जिसको हम बोलते हैं, ये एक फिर बोला हमने फ्रिक्वेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। अगर मैं इसकी परिभाषा दूं, इसको अगर आपको समझाऊं कि होती क्या है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, दो प्रत्यावर्ती धारा अथवा अन्य किसी भी जो प्रत्यावर्ती राशि है, जब एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो ये जैसे यहाँ है, इसका टी टाइम है, तो ये टी टाइम में एक सेकंड में कितने चक्कर पूर्ण करती है, कितनी बार घूम के हुए आती है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अगर इसको मैं दूसरी भाषा में बताऊं, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या कोई भी अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या है, पूर्ण किए गए साइकिल की संख्या है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और इसको हम ऐप से, इसका प्रतीक होता है, मात्रक इसका हर्ट्ज होता है। वो पुराना मात्रक इसका c/साइकिल प्रति सेकंड था, और फ्रिक्वेंसी मीटर द्वारा इसको मापा जाता है। वो भारत में फ्रिक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। भारत में फ्रिक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। वो भारत में अल्टरनेटर की जो फ्रिक्वेंसी का सूत्र है, उसके द्वारा जैसे F बराबर PN/120 इस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में आपको फिर से बताऊं कि इसको किस तरीके से, इसमें इस छोटे से पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं इसको छोटी सी परिभाषा दूं, तो छोटी सी परिभाषा इस तरीके से आ सकती है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा द्वारा एक सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या उसकी आवर्ती कहलाती है। अब इसको प्रतीक किससे मैंने आपको बताया, इसका प्रतीक होता है F। ये जैसे टी टाइम है, इस टाइम में यहाँ से एक सेकंड समय में कितने चक्कर काटती है, वो उसकी क्या कहलाती है? शॉर्ट रूप में परिभाषा में बताऊँ कि एक सेकंड में कितने चक्कर काटती है, वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इसको डिनोट करते हैं ऐप से। वो इसका जो मात्रक है वो हर्ट्ज, इसको Hz से तो निरूपित करते हैं, जैसे मैंने इसमें डिजाइन डाल दी Hz, और इसको लिखते हैं हिंदी में ऐसे हैं हर्ट्ज। वो जो इसका पुराना मात्रक था वो c/s साइकिल बटे सेकंड है। वो जो इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो है 50 हर्ट्ज। इंडिया की जो फिक्स रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, वो कितनी है? 50। इंडिया में फ्रिक्वेंसी का मान कितना है? 50 हर्ट्ज। और इसको सूत्र से निकाला जाता है F बराबर PN/120। इस सूत्र के द्वारा इसको निकाला जाता है। तो इसका मतलब देखो, इसमें मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ। F क्या है? फ्रिक्वेंसी है। P क्या है? पोल है। या मैं इसको लिखूँ पोलों की संख्या। और उसके बाद बताऊँ N, जो रोटर की घूर्णन गति।
जो क्या कहलाती है, रोटर की घूर्णन गति। ये हमेशा आरपीएम में आती है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये हमेशा किस में आती है, रिवोल्यूशन। अब बात की जाए जो अल्टरनेटर से फ्रिक्वेंसी है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझाऊँ तो इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से समझाया जा सकता है। अगर ये भारत की फ्रिक्वेंसी अपने को पता है कि 50 हर्ट्ज है, अपने को इसमें दो वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ये 50 पता है तो अपने को अगर वहाँ पोल का मान 2 रखा जाए, P बराबर मान लो कि P बराबर मैंने 2 रखा, F बराबर 50 रखा, तो भाई उसकी गति क्या होगी। तो मैंने यहाँ किया, F की वैल्यू क्या रख दी, 50 रख दी, पोलों की संख्या कितनी रख दी, 2 रख दी, N की वैल्यू अपने को पता नहीं है, 120 मैंने इस तरीके से किया। तो जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है और उसको N की वैल्यू निकालनी हो तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 120/50 बराबर 2 इंटू एन। अगर मेरे को एन की निकालनी है तो मैंने इस 2 को नीचे भेजा। तो मैंने क्या किया, इसको इससे काटा, तो 2 को 12 से किया तो 6 बार गया, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, यहाँ चला गया तो कितना आया 30, और फिर 30 के बाद कितने 1 और 2, तो आर एन का मान कितना आ गया 3000। उसके बाद अगर एन अपने को पता आ गया 3000 है और पी अपने को पता है मान लो 2 है, तो अपने को एफ निकालनी है, एफ निकालना है तो अपने पास एफ का मान नहीं है, पी 2 है, एन 3000 है, यहाँ 120 है। इसको इससे काटा मैंने, काट दिया, फिर इसको काटा 4 बार काटा, इसको काटा 2 बार काटा, इसको काटा 100 होगा 100 हो गया ना, इसको काटा 50, तो f का मान भी कितना आ गया 50। मान लो अपने को ये पता है, f की वैल्यू पता है 50 है, p की वैल्यू मेरे को पता नहीं है और n की वैल्यू मेरे को पता है 3000। तो वैसे ही f का मान कितना था 50, p का मान नहीं था पता था तो p लिखा मैंने, इसको लिखा 3000, इसको लिखा 120, तो p का मान लिखा मैंने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आया 120 मल्टीप्लाई 50, और यहाँ आया p बराबर, तो इसको मैंने यहाँ नीचे भेज दिया, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इसको इससे काटा, तो p की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी को समझाया गया है कि जो अल्टरनेटर द्वारा फ्रिक्वेंसी है उससे तर से काफ़ी सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बार तो ऐसे पूछा जाता है भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी है, कुछ बार ऐसे पूछा जाता है फ्रिक्वेंसी का प्रतीक क्या है, कुछ बार ऐसे पूछा जाता है फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या है, कुछ बार अल्टरनेटर द्वारा फ्रिक्वेंसी का सूत्र पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। अब हम फ्रिक्वेंसी के बाद बात करेंगे चक्कर की। अगर इसको एक चीज़ और की जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1c/s बराबर क्या हो गया 1 हर्ट्ज। ये भी छोटा सा चीज़ है, ये भी पूछी जाती है कि आपको मान लो ये दे दिया 1c/s साइकिल प्रति सेकंड, प्रति का मतलब बट्टे में नीचे सेकंड आ गया, तो साइकिल बट्टे सेकंड बराबर 1 हर्ट्ज होगा या नहीं होगा, 2 हर्ट्ज होगा, कितना हर्ट्ज होगा। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि 1/cs बराबर कितना हुआ, तो 1 हर्ट्ज। अब हम बात करेंगे आगे चक्कर की। यहाँ जैसे हमने चक्कर की बात की, तीसरी परिभाषा चक्कर, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या होती है, ये साइकिल होती है। अब है क्या साइकिल, किसको बोलते हैं, आपको तो अब तो बार बार में हमने पीछे नाम लिया साइकिल। तो साइकिल क्या होती है, अगर मैं साइकिल की डेफिनेशन दूँ तो कोई प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा को एक पूर्ण परिवर्तन को चक्कर कहते हैं। जैसे यहाँ से हमने साइकिल को चलाया और यहाँ पूर्ण किया गया, इस साइकिल को चलाया, एक चक्कर जो पूर्ण हो गया, एक चक्कर क्या हो गया पूर्ण हो गया। अपने को यहाँ से लेकर ये दूरी पूरी कंप्लीट करनी है, यहाँ चले हम, अपना जो टारगेट है वो ये है, तो हमने यहाँ से आए इस टारगेट, तो इस टारगेट को हमने कितनी बार पूरा किया, इस साइकिल यहाँ कितने चक्कर काटे 1 सेकंड में,
तो वो उसकी क्या हो गई, चक्कर। तो इसको मैं परिभाषा में बताऊं तो किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान, किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण एक पूर्ण एक पूर्ण परिवर्तन को चक्रीय संख्या कहते हैं। अगर दूसरी परिभाषा बताऊं तो मान व दिशा में पूर्ण परिवर्तन को चक्र कहते हैं। मान व शॉर्ट रूप में मान व दिशा को, ये देखो, पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं। अब ये जैसे अपन ने इस चक्कर के ऊपर भी बात की, देखो ये भी एक पूरा का पूरा क्या है, चक्कर है। जैसे इसको तो मैंने अलग अलग डिवाइडेशनों में किया। अब आगे हम बात करेंगे इस चक्कर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ से, जैसे ये आपको दर्शाया, यहाँ जीरो चला, यहाँ जीरो के बाद ये कितने डिग्री पे आया, पूरा का पूरा। यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के बाद यहाँ इसने ऐसे करके इस तरीके से पूरा किया, पूरा का पूरा। अगर इसमें नहीं समझा, ये जैसे मैंने इसकी वेव्स को थोड़ा बड़ा किया, और यहाँ मैं इसको समझाऊँ, ये जीरो, जीरो के बाद जैसे यहाँ इसको आया, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। और यहाँ देखो ये इस पे कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। यहाँ कितना बन रहा है, 270। और यहाँ कितना बन रहा है, 360 डिग्री। और फिर ये प्लस ये माइनस, फिर यहाँ ये क्या हो गई, एक पूरी की पूरी 1 साइकिल। और ये इसकी जो ये वैल्यू आई, इसके बीच में जो ये वैल्यू आई, जैसे किसी भी क्षण लिया गया मान है, ये इसको हम तात्कालिक मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं या तात्कालिक मान बोलते हैं, जिसको हम परिभाषा के रूप में बताया जाए, इसको आगे हम बताएंगे। तो इसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। एक बार इसको रहने देते हैं, इसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे इसमें कि किस तरीके से है। तो उसके बाद का पॉइंट आता है कि समय अंतराल। तो समय अंतराल क्या है, किसी समय अंतराल को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो एक बार इसको मैं आपको बताता हूँ, आवर्तकाल भी बोल सकते हैं। समय अंतराल का दूसरा नाम क्या है, आवर्तकाल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता द्वारा एक सेकंड में, सॉरी एक चक्कर में तय करने के लिए लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। इसका प्रतीक टी, कैपिटल टी।
तो मैंने कहा इसको देखो परिभाषा से समझो आप कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता द्वारा एक चक्कर में तय करने में लिया गया, इस पूरे को एक चक्कर में तय करने में कितना समय लिया, वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल। पीरियोडिक टाइम बोल सकते हो इसको इंग्लिश में, आवर्तकाल बोल सकते हो, समय अंतराल बोल सकते हो, किसी नाम से भी आ सकता है। इसका जो प्रतीक होता है वो कैपिटल टी होती है, और टी बराबर क्या हो गया, 1/hz इसको बोल सकते हैं 1/hz। तो मैं इसको दूसरा नाम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, साइकिल प्रति सेकंड, C/S। अगर इसको सूत्र से डिनोट किया जाए तो समय अंतराल बराबर हो गया 1/फ्रीक्वेंसी। तो टी बराबर क्या हो सकता है, 1/f। एफ का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, इसलिए मैंने इसको 1/hz कर दिया। अगर टी बराबर 1/, आप लिख सकते हैं मेरे को एफ़ की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको इधर लिया, ये इसको इधर आया, तो एफ बराबर क्या आया, 1/t। तो इसको टी क्या हो गया, समय अंतराल किस में आया, सेकंड में। वो जो फ्रिक्वेंसी है वो किस में आई, हर्ट्ज में। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को किस में रखा हमने, हर्ट्ज में रखा, और उसकी वैल्यू को हमने किस में रखा, समय अंतराल को। तो हमने इसको समय अंतराल हमेशा किस में आता है, सेकंड में आता है। उसके बाद हम एक छोटी सी बात करेंगे यहाँ, आयाम, कि आयाम क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं। आयाम होता क्या है, अगर हम आयाम की परिभाषा दें तो आयाम को पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है, देखो जैसे एसी के अंदर दो चीज़ें अगर माने तो धारा और वोल्टेज, तो ये दोनों अपने डिपेंड कैसे रहती है, देखो कि जब प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले जो परिवर्तन है, प्रत्यावर्ती जो राशि है इसी में होने वाले परिवर्तन में एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और वोल्टता का धन जो पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में पॉजिटिव और नेगेटिव में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान जो बीच में है उसका मध्य में अधिकतम मान है, वो उसका एम्पलीट्यूड आयाम कहलाता है। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बताऊं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान या धनात्मक आयाम कहलाता है, और ऋणात्मक दिशा में मान ऋणात्मक आयाम कहलाता है। अधिकतम मान ऋणात्मक, जैसे इसमें दोनों में आयाम, जैसे मैंने यहाँ ये धन सिर है, मध्य में धन, जैसे यहाँ इसको डिनोट किया है, दर्शाया गया है, तो इसको यहाँ से ये इसका मध्य स्तर क्या हुआ, ये बीच वाला स्तर मध्य आ गया, बीच के माध्य को बीच का भी बोलते हैं, तो ये माध्य है। तो इसका यहाँ अधिकतम मान, तो ये धन हो गया। फिर यहाँ आया तो यहाँ पर ऋणात्मक आया, इसका ये क्या हुआ, ऋणात्मक, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ नीचे का क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ अधिकतम मान, यहाँ अधिकतम मान, ऋणात्मक और धनात्मक में जो अधिकतम मान लिया जाता है वो उसका एम्पलीट्यूड आयाम कहलाता है। और आयाम क्या है कि आयाम से भौतिक राशियों का परिमाण दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, आयाम से जो भौतिक राशियों का, अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में आपको बताऊं तो छोटी सी रूप में बता सकता हूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता, धन तथा ऋण दिशा में माध्य स्तर का अधिकतम मान, माध्य में स्तर में अधिकतम मान, माध्य स्तर में अधिकतम मान आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको आपको ज़्यादा और समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको इससे मैंने समझाया कि जो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, या जो मध्य में मान लिया जाता है, मध्य के अंदर जो मान अधिकतम मान है वो उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं,
आयाम कहते हैं। धन तथा ऋण दिशा में अधिकतम मान उसकी एम्पलीट्यूड कहलाता है। बस इसकी एक चीज़ और आप याद रखना, ये क्या है, ये जो आयाम है, आयाम से भौतिक राशियों का परिमाण ही दर्शाया जाता है। आयाम से क्या दर्शाया जाता है, भौतिक राशियों का। यहाँ लिखने की जगह नहीं है थोड़ी, तो इसको आयाम को भौतिक राशियों का जो आयाम होता है, इसको भौतिक राशियों की जो परिमाण होते हैं वो दर्शाया जाता है। हम नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे कि कुछ, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीप लिया है, इसको ओनली फुल लिखाया है, थोड़ा थोड़ा परिभाषा अगर नहीं बताई जाए, वैसे भी इसको समझाया जा सकता है, लेकिन आपको जब परिभाषाएं नहीं पता चलेगी तो आप इसको अच्छे से, इसकी समझने के लिए आप एक बार जो इलेक्ट्रीशियन विषय की जो थ्योरी चलती है उस किताबों को पढ़ो। उस किताबों के अंदर आप देखो कि किस तरीके से पहले उसकी थ्योरी को पढ़ो। थ्योरी को पढ़ने के बाद में आपको, जैसे ही ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो इस चैप्टर में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पुट आउट, वन लाइन की जो क्वेश्चन है वो हर एक लाइन से एक क्वेश्चन पुट आउट होगा। तो वैसे क्वेश्चन आपको कम से कम 500 क्वेश्चन है वो ऐसे सर्किट से पुट आउट किए जाते हैं। तो बताओ, ये 500 क्वेश्चन जब पुट आउट हो जाते हो तो ऐसी सर्किट में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तैयारी है वो, आप अगर एक बार ऐसी सर्किट पढ़ो और इसके क्वेश्चन है वो सोल्व करो, तो आपको फिर से एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता हो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, और जिससे आपको कहीं भी, आप चाहे कंपटीशन दो, चाहे आप ITI के एग्ज़ाम दो, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छे से हो। तो आप पार्ट 3 वीडियो में ऐसी सर्किट को आगे पढ़ें, नेक्स्ट में पढ़ें। तो आप इस ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और धन्यवाद आपका सभी का। पार्ट 3 देखें।